बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल अफरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया के बारे में पत्ते खोलें। वाशिंगटन की धमकियों के बाद रशिया ने किया अमेरिका को चैलेंज। बशार अल असद की मदद जारी रखने का ऐलान। सीरिया में दहशतगर्द इसराइल के मफादात के लिए लड़ रहे हैं। बशार अल असद ने लगाया इल्जाम, कहा सीरियन कौम के पास जीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फलस्तीनी नौजवान ने इसराइली सिपाहियों पर गाड़ी चढ़ा दी, एक फौजी हलाक। इसराइल के साथ साजिश पर हमास ने 3 लोगों को फांसी दे दी। बरतानिया सऊदी अरब की मईशत सुधारने में मदद देगा। थेरेसा मे की शाह सलमान से मुलाकात। ब्रिटिश वजीर आजम को आला तरीन अवार्ड पेश किया गया। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक और धमाका। अस्त्रखान टाउन में फायरिंग का वाकया, 4 हलाक। कोरिया के इलाके में तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की अहम मुलाकात। रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी नहीं हो रही है, आंग सान सूची का दावा। राखीन में मसाइल की बात मानी। बाबरी मस्जिद शहादत केस में अडवाणी के खिलाफ मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। मरकजी हुकूमत अलवार वाक़े के बारे में कुछ नहीं जानती। नकवी के बयान पर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस ने कहा बीजेपी और आरएसएस मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे सामने एयर इंडिया चीफ की औकात ही क्या है। गायकवाड़ वाक़े पर शिवसेना की ढिठाई। एनडीए मीटिंग के बॉयकॉट की धमकी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। रशिया ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज किया कि वो सीरिया के ताल्लुक से अपनी स्ट्रेटेजी को साफ करें। एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि सीरिया में केमिकल हमले के बाद सीरिया और बशार अल असद के बारे में उनकी राय बदल गई है। अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग में भी कहा था कि अगर आलमी इदारा सीरिया के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहता है तो अमेरिका अपने तौर पर अकेले कार्रवाई करेगा। रशिया ने अमेरिका से ऐसे बयानात के बाद वाशिंगटन से कहा कि वो अपने पत्ते खोले। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने इस ताल्लुक से पूछे जाने पर CNN को एक टेक्स्ट मैसेज में कहा कि बशार अल असद के ताल्लुक से रशिया की पॉलिसी बिल्कुल साफ है, वो एक आज़ाद मुल्क के जायज सदर हैं। अमेरिका की पॉलिसी क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के सफीर ने रशिया पर इल्जाम लगाया कि वो दमिश्क के जराइम पर पर्दा डाल रहा है। सीरिया के सदर बशार अल असद ने कहा है कि उनके मुल्क में खूनी दहशतगर्दी का मकसद इसराइल और उसके इत्तेहादियों के मुश्तरका मफादात की हिफाजत है। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुल्कों की ताईद रखने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में सीरियन कौम के पास जीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बशार अल असद ने कुरैशिया के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस जंग में तुर्की, अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर और दूसरे मुल्कों के साथ इसराइल के मुश्तरका मफादात हैं। इन मुल्कों का मकसद एक है। बशार अल असद ने कहा कि इसराइल हर उस जगह जहां पर सीरियन फौज आगे बढ़ती है दहशतगर्दों की मदद के लिए अपनी तरफ से कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि ये लोग सीरियन फौज को रोकने के लिए यहां नहीं तो वहां कार्रवाइयां करते हैं। बशार अल असद ने यकीन जाहिर किया कि दमिश्क में मगरबी मुल्कों की दखल अंदाजी ना होने की सूरत में कुछ महीनों में ही जंग को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या जंग खत्म होने की कोई उम्मीद है, बशार अल असद ने कहा कि यकीनन उम्मीद के बगैर मुल्क या अवाम या रियासत 6 साल की सख्त जंग में टिक नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि मगरिब और इलाके के कई मुल्क जिनमें दुनिया के बहुत ज़्यादा अमीर और ताकतवर मुल्क भी शामिल है इस जंग को लड़ रहे हैं। सदर असद ने कहा कि दहशतगर्दी से लड़ाई लड़ते हुए दमिश्क ने उम्मीद को हकीकत में बदला है और उन लोगों के साथ सुलह भी की है जो हथियार डाल रहे हैं।
सीरिया के सदर ने कहा कि जंग के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हम जंग नहीं जीतेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि सीरिया नक्शे से मिट जाएगा। बशार अल असद ने सियासी मकसदों के लिए जंग और दहशतगर्दी के इस्तेमाल पर मगरबी मुल्कों पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि ये मुल्क दहशतगर्दी से नहीं लड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि वो अपने सियासी एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब दहशतगर्दी से उल्टा उन्हें नुकसान होता है तो इन मुल्कों को ये एहसास नहीं होता और वो हकीकत को कबूल नहीं करते। बशार अल असद ने कहा कि यूरोप के कई मुल्कों ने भी दहशतगर्दों की बड़े पैमाने पर मदद की है। हजारों दहशतगर्दों को उन्होंने सीरिया भेजा है और उन्हें किसी न किसी तरह से पैसे से और हथियारों से मदद की है और उनकी सियासी सरपरस्ती की है। सीरिया के सदर ने कहा कि मुल्क में अमेरिका के गैर मजाज हवाई हमले सीरिया में अपने कदम जमाने के लिए मगरबी पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सीरिया के बारे में अमेरिका की पॉलिसी गलत रही है और अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से दूसरे मुल्कों में बदअमनी फैलाने और मुल्कों को लड़ाने पर टिकी हुई है। रशिया ने कहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में सीरिया की फौज की मदद जारी रखेगा। रशिया ने सीरिया के इदलिब में केमिकल हमले की तहकीकात के लिए सच मालूम करने वाला मिशन भेजने की जरूरत पर जोर दिया। रशियन हुकूमत के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि रशियन फेडरेशन और उसकी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में और सीरिया को आज़ाद कराने की मुहिम में सीरिया की हुकूमत और अवाम की मदद करता रहेगा। उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही कि क्या केमिकल हमले के बाद रशिया की पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है। इस दौरान रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए कि वो केमिकल हथियारों से मुताल्लिक़ आलमी इदारे OPCW से कहे कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए सच मालूम करने वाला मिशन उस मकाम पर भेजे जहां पर मिलिटेंट्स का कंट्रोल है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने रशिया से कहा है कि वो केमिकल हमले के बाद रशिया की बशार अल असद हुकूमत से अपने इत्तेहाद के बारे में दोबारा गौर करे। टिलरसन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे जहन में इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि बशार अल असद की हुकूमत इस वहशतनाक हमले के लिए जिम्मेदार है और अब वक्त आ गया है कि रशियंस बशार अल असद हुकूमत की तायद जारी रखने के बारे में अपनी पॉलिसी पर गौर करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले इशारा दिया कि वो इस हमले के बाद सीरिया के बारे में वाशिंगटन की पॉलिसी पर दोबारा गौर करेंगे। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले के जरिए तमाम लाइनों को पार कर दिया गया है। टिलरसन के बयान के बाद रशिया ने कहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ सीरियन फौज की मदद जारी रखेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने केमिकल हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया जिसमें कम से कम 72 लोग हलाक हुए हैं। इस सिलसिले में इन मुल्कों ने एक करारदाद पेश की लेकिन सीरिया के इत्तेहादी रशिया ने इस करारदाद को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तुर्की ने कहा कि इदलीब के हमले में मारे जाने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि हमले में केमिकल हथियार इस्तेमाल किए गए। तुर्की के वजीर इंसाफ ने यह बात बताई। सरकारी न्यूज एजेंसी ने वजीर इंसाफ बाकर बुज़दाक के हवाले से कहा कि इदलीब से लाशें लाई गई और उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तस्दीक की गई है कि केमिकल हथियार इस्तेमाल हुए हैं। साइंटिफिक जांच से इस बात की भी तस्दीक हुई कि बशार अल असद ने केमिकल हथियार इस्तेमाल किए। उन्होंने इस बारे में और तफसीलात नहीं बताई। सीरिया के वजीर खारजा वलीद अल मौलिम ने कहा है कि दहशतगर्द ग्रुप सीरिया के कई शहरी और आबादी वाले इलाकों में केमिकल हथियारों का जखीरा कर रहे हैं। वलीद अल मौलिम ने दमिश्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जबहत अल फतेह अल शाम, जिसका पुराना नाम अल नुसरा फ्रंट है, और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें आबादी वाले इलाकों में केमिकल हथियार जमा कर रही हैं। रशिया ने कहा था कि इदलीब के खान शेखून टाउन में सीरिया के जंगी हवाई जहाज ने उस वर्कशॉप को निशाना बनाया जहां पर मिलिटेंट्स केमिकल हथियार तैयार कर रहे थे। वलीद अल मौलिम ने कहा कि दमिश्क कभी भी केमिकल हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि केमिकल हथियार दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। सीरिया ने न कभी ऐसा किया है और न कभी करेगा। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक और धमाका हुआ है। बताया गया कि सेंट पीटर्सबर्ग की एक रिहायशी इमारत में एक धमाके की आवाज सुनाई दी। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। शुरुआती खबरों में न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि कोई जख्मी नहीं हुआ।
रशिया के शहर इस्त्रखान में पुलिस ने शूटिंग के एक वाक़े में शामिल 4 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया है। शूटिंग के इस वाक़े में 2 पुलिस वाले भी हलाक हुए। इस वाक़े में 2 ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को करीबी फासले से गोली मारी गई। हथियारों से लैस हमला आवरों के एक ग्रुप ने उन पर हमला किया। इस वाक़े में 3 सिपाही जख्मी भी हुए। एक हमला आवर को मकाम पर ही गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि दूसरे को भागते वक्त पीठ पर गोली मारी गई। इस हमले के बाद मुतालिका गवर्नर ने कहा कि हमला आवर कट्टर इंतहा पसंद थे। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब 3 दिन पहले ही सेंट पीटरबर्ग के एक मेट्रो स्टेशन पर हमले में 14 लोग हलाक हुए और 50 जख्मी हुए। इस वाक़े के लिए किर्गिस्तान के एक शहरी को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके जिस्म के हिस्से मिले हैं। बरतानिया ने कहा है कि वो सऊदी अरब की मईशत को सुधारने में मदद करेगा। सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में उसकी मईशत या इकोनॉमी का दारोमदार सिर्फ तेल पर ना हो। बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे सऊदी अरब के दौरे पर थी। इस मौके पर थेरेसा मे के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों मुल्कों ने सिक्योरिटी और तिजारती ताल्लुकात के अलावा कई दूसरे मामलात पर बातचीत की। थेरेसा मे सऊदी अरब के शाह सलमान से मिली। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब मिडल ईस्ट में कई बहरान पाए जाते हैं और सीरिया में एक ज़बरदस्त केमिकल हमला हुआ है, जिस पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। थेरेसा मे के दफ्तर ने कहा कि बरतानिया सऊदी अरब की वजारत दिफा में तब्दीलियों और सऊदी फौज को मजबूत बनाने में भी रियाद की मदद करेगा। सऊदी अरब के शाह सलमान ने बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे को मुल्क का सबसे आला तरीन सिविलियन एजाज पेश किया। शाह सलमान ने रियाद के अल यमामा पैलेस में बातचीत के बाद थेरेसा मे को ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अवार्ड पेश किया। यह अवार्ड सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम पर दिया जाता है। इस्राएली फौज ने एक और फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। बताया गया कि इस फलस्तीनी ने अपनी कार के जरिए मगरबी किनारे में इस्राएली सिपाहियों को टक्कर देने की कोशिश की। मारे गए फलस्तीनी की शिनाख्त 21 साल अहमद हामिद की हैसियत से की गई। ये वाक़या रामल्ला के करीब यहूदी बस्ती कुफरा में पेश आया। इस्राएली फौज ने तस्दीक की कि सिपाहियों ने इस फलस्तीनी पर उस वक्त गोलियां चलाईं जब वो अपनी गाड़ी से सिपाहियों को टक्कर दे रहा था। इस वाक़े में एक इस्राएली सिपाही हलाक हुआ और एक जख्मी हुआ। अगस्त 2015 के बाद से इस्राएलियों और फलस्तीनियों के दरमियान काफी तनाव पाया जाता है। इस साल अक्टूबर के बाद से इस्राएली फोर्सेस की कार्रवाइयों में अब तक 285 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हुए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस्राएल ने इस साल अब तक 300 फलस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार किया है। फलस्तीनी कैदियों के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई। दुनिया भर से वक्त हो गया से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ देखेंगे। पाकिस्तान के कैप्टन मिसबाउल हक ने किया टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं हूं शजीउल फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। सीरिया के बारे में पत्ते खोलें। वाशिंगटन की धमकियों के बाद रशिया ने किया अमेरिका को चैलेंज। बशार अल असद की मदद जारी रखने का ऐलान। सीरिया में दहशतगर्द इसराइल के मफादात के लिए लड़ रहे हैं। बशार अल असद ने लगाया इल्जाम, कहा सीरियन कौम के पास जीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फलस्तीनी नौजवान ने इस्राएली सिपाहियों पर गाड़ी चढ़ा दी, एक फौजी हलाक। इस्राएल के साथ साजिश पर हमास ने 3 लोगों को फांसी दे दी। बरतानिया सऊदी अरब की मईशत सुधारने में मदद देगा। थेरेसा मे की शाह सलमान से मुलाकात। ब्रिटिश वजीर आजम को आला तरीन अवार्ड पेश किया गया। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक और धमाका। अस्त्रखान टाउन में फायरिंग का वाकया, 4 हलाक। कोरिया के इलाके में तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की अहम मुलाकात।
रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी नहीं हो रही है, आंग सांग सूची का दावा। राखीन में मसाइल की बात मानी। बाबरी मस्जिद शहादत केस में अडवाणी के खिलाफ मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। मरकजी हुकूमत अलवार वाक़े के बारे में कुछ नहीं जानती। नकवी के बयान पर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस ने कहा बीजेपी और आरएसएस मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे सामने एयर इंडिया चीफ की औकात ही क्या है। गायकवाड़ वाक़े पर शिवसेना की ढिठाई। एनडीए मीटिंग के बॉयकॉट की धमकी। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। कोरिया के इलाके में तनाव के बीच अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के सदर जी जिनपिंग के दरमियान फ्लोरिडा में एक अहम मुलाकात हुई। दोनों लीडर्स के दरमियान ये पहली मुलाकात है जो एक ऐसे वक्त हुई जब एक के बाद एक नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और न्यूक्लियर तजुर्बों से इलाके में कशीदगी पाई जाती है। इसके अलावा अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ जंगी मशक़ें भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया पर लगाम कसने में उसकी मदद करे। अगर चाइना इस सिलसिले में ताउन नहीं करता है तो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमरीका अपने तौर पर कार्रवाई करेगा। इस मुलाकात के बाद क्या हालात पैदा होगी, इस ताल्लुक से उलझन पाई जाती है और काफ़ी दिलचस्पी इसमें ली जा रही। मुलाकात के बारे में और तफसीलात नहीं मिल सकी। ताइवान ने कहा है कि उसे यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग मुलाकात से अमेरिका के साथ ताइवान के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। ताइवान की वजारत खारजा की तर्जुमान ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ताइवान की हुकूमत का अमेरिका के साथ राबिता है और उन्हें यकीन दिलाया गया है कि ताइवान के मफादात मुतासिर नहीं होंगे। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ हाई कमिश्नर ज़ैद राद हुसैन ने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूछताछ के लिए टॉर्चर करने की पॉलिसी परेशान करने वाली है। उन्होंने टेनेसी रियासत की एक यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट से खिताब करते हुए ये बात कही। म्यांमार के लीडर आंग सांग सूची ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि इस ताल्लुक से बहुत बुरी खबरें भी आई हैं। बीबीसी से बातचीत करते हुए नोबेल इनाम हासिल करने वाली आंग सांग सूची ने यह बात मानी कि राखीन रियासत में कुछ मसाइल हैं जहां रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नस्लकुशी के अल्फाज बहुत बड़े हैं। आंग सांग सूची ने, जो अमलन म्यांमार की लीडर हैं, कहा कि दोनों हाथ फैला कर रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी का इस्तकबाल किया जाएगा। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि राखीन में बहुत ज्यादा दुश्मनियां पाई जाती हैं, वहां मुसलमान भी मुसलमान को मार रहा है। ये मामला सिर्फ नस्ल कुशी का नहीं है, ये मामला इस बात का है कि लकीर की किस तरफ कौन खड़ा है। म्यांमार या बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को शहरियत हासिल नहीं है और 2012 से वक्फे से रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों रोहिंग्या मुसलमान फरार हो गए हैं और अलग अलग मुल्कों में कैंपों की जिंदगियां गुजार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वार्निंग दी है कि दहशतगर्द तुर्की की गैलीपोली में इस महीने की 14 तारीख को पहली आलमी जंग की याद में मनाई जाने वाली एक तकरीब के मौके पर कार्रवाइयां कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को खबरदार किया कि वो अनकरा और इस्तांबुल का दौरा ना करें। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने कहा कि पहली आलमी जंग में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों की तरफ से दी गई कुर्बानियों की याद में मनाई जाने वाली इस तकरीब को टारगेट किया जा सकता है। हमास के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि गजा में इसराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में 3 फ़लस्तीनियों को फांसी दे दी गई। जिन फ़लस्तीनियों को फांसी दी गई उनकी उम्रें 32, 42 और 55 साल है। हमास की एक अदालत ने बगावत और गैर मुल्कियों के साथ साजिश का जुर्म साबित होने पर उन्हें ये सजाएं सुनाई। ये फांसियां हमास की तरफ से पिछले महीने माज़िन फ़ुक़हा के कत्ल की तहक़ीक़ात पूरी होने के बाद दी गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन फांसियों पर तनकीद की है और कहा है कि हमास ने इन फांसियों के जरिए अपनी ताकत का नहीं बल्कि अपनी कमजोरी का मुजाहरा किया है। अपने मुल्क के हालात की खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के सीनियर लीडर्स एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और दूसरों के खिलाफ बाबरी मस्जिद को गिराने के केस में साजिश के इल्जाम बहाल करने के ताल्लुक से अपना फैसला महफूज कर दिया है। अदालत ये फैसला करने वाली है कि क्या इन अहम मुलज़मीन के खिलाफ मुकदमे को रायबरेली की अदालत से लखनऊ मुंतकिल किया जाए। जस्टिस पी.सी. घोष और जस्टिस आरिफ नरीमन की बेंच ने यह इशारा भी दिया कि 2 मामलों की एक साथ सुनवाई का हुक्म दिया जा सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद गिराए
पाए जाने के बाद 25 साल गुजर चुके हैं और इंसाफ के हक में अदालत रोजाना की बुनियादों पर सुनवाई का हुक्म दे सकती है ताकि 2 साल के अंदर ये मामला हल हो सके। अडवाणी और जोशी की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने इस केस को रायबरेली से लखनऊ मुंतकिल करने और मुश्तरका तहकीकात करने की मुखालिफत की। सीबीआई ने कहा कि उसने अहम मुल्जिमीन के मुकदमे के ताल्लुक से कोई रिपोर्ट नहीं दी है, बल्कि उसने मुल्जिमीन के खिलाफ साजिश के इल्जाम को बहाल करने तक अपने आप को महदूद रखा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले में एक फरीक की तरफ से पेश होते हुए मुश्तरका तहकीकात की तायद की। अडवाणी, जोशी, उमा भारती के साथ जुमला 13 मुल्जिमीन के खिलाफ साजिश का इल्जाम रायबरेली की एक अदालत ने खारिज कर दिया था। इस केस के एक दूसरे मामले का ताल्लुक उन कार सेवकों से है जो 6 दिसंबर 1992 को मुल्क के कोने कोने से अयोध्या में जमा हुए थे और तारीखी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। अडवाणी और दूसरों के खिलाफ साजिश का इल्जाम खारिज करने के फैसले पर अदालत में हाजी महबूब अहमद और दूसरों ने अपीलें दाखिल की। अडवाणी और जोशी और उमा भारती के अलावा राजस्थान के मौजूदा गवर्नर कल्याण सिंह, शिवसेना के साबिक सदर बाल ठाकरे, वीएचपी लीडर आचार्य गिरिराज किशोर के खिलाफ भी इल्जाम खारिज किए गए थे। इनमें से बाल ठाकरे और गिरिराज सिंह की मौत हो चुकी है। जिन दूसरे मुल्जिमीन के खिलाफ साजिश का इल्जाम खारिज किया गया उनमें विनय कटियार, विष्णुहरी डालमिया, सतीश प्रधान, अशोक सिंघल, साध्वी रितंबरा, आरसी वेदांती, परमहंस दास, जगदीश मुनि महाराज, बीएल शर्मा, नृत्य गोपाल दास, धर्मदास, सतीश नागरा और मुनेश्वर सालवे शामिल हैं। इनमें से भी बाज लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के अलवार में एक मुसलमान को मार मार कर हलाक किए जाने पर अवाम के गुस्से के बीच मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में दावा किया कि ऐसा हमला हुआ ही नहीं। हालांकि इस हमले की वीडियो फुटेजेस भी सामने आए हैं। नकवी ने पार्लियामेंट में अपने बयान में इस वाक़े की रिपोर्ट्स को गलत बताया। नकवी ने कहा कि जिस रियासत की बात की जा रही है वहां ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। नकवी के इस बयान पर राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने नकवी की लाइल्मी पर तनकीद की। आज़ाद ने कहा कि उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है कि मरकजी वजीर कुछ नहीं जानते। हालांकि खुद न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है कि राजस्थान में हिंदू गौ रक्षकों ने एक मुसलमान को मार मार कर हलाक कर दिया है। राजस्थान के अलवार में 55 साल शख्स पहलू खान को गौ रक्षकों के एक ग्रुप ने बुरी तरह मारा पीटा था और उन पर गाय की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया था। जख्मी होने के बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। इस वाक़े से 2015 में दादरी वाक़े की याद ताज़ा हो गई, जिसमें कट्टर हिंदुओं के एक ग्रुप ने एक मुसलमान मोहम्मद अखलाक को घर में घुसकर घसीट कर बाहर निकाला था और मार मार कर हलाक कर दिया था। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू ग्रुपों पर इल्जाम लगाया है कि वो अलवार में एक मुसलमान को मार मार कर हलाक करने जैसे वाकयात के जरिए मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू तंजीमों की ऐसी कार्रवाइयों को आम लोगों की नजरों में लाएगी। पहले चोरी फिर सीना जोरी। शिवसेना को अपने एक रुकने पार्लियामेंट की तरफ से एयर इंडिया की फ्लाइट में की गई काबिल मजम्मत हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि पार्टी ने इंतहाई ढिठाई का मुजाहरा करते हुए सवाल कर दिया कि हमारे सामने एयर इंडिया चीफ की औकात ही क्या है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने अपने पार्टी के साथी रविंद्र गायकवाड का बचाव करते हुए एयर इंडिया चीफ की औकात गिना दी। संजय रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे सामने एयर इंडिया का चेयरमैन कौन है, वो सिर्फ एक सरकारी नौकर है, उसे अपनी हदों में रहना चाहिए। इससे पहले लोकसभा में इस मसले पर गड़बड़ हुई। हाल ही में शिवसेना के इस रुकने पार्लियामेंट ने एयर इंडिया की एक फ्लाइट में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए एक ज़ईफ मुलाजिम को चप्पलों से मारा था, जिस पर एयरलाइंस की एसोसिएशन ने गायकवाड के हवाई सफर पर पाबंदी लगा दी। संजय रावत ने कहा कि अगर 10 अप्रैल तक ये मामला हल नहीं किया गया तो हम एनडीए की डिनर मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे जो अगले सदर जमहूरिया को चुनने के बारे में होने वाली है। रावत ने कहा कि इस बारे में शहरी हवाबाजी के वजीर अशोक गजपति राजू का पार्लियामेंट में दिया गया बयान काफी नहीं है। उन्होंने गायकवाड के खिलाफ इक़दाम कत्ल के इल्जाम पर भी तनकीद की और सवाल किया कि किसी को चप्पल से मारना इक़दाम कत्ल किस तरह हो सकता है। शिवसेना ने यह भी धमकी दी कि महाराष्ट्र में एयर इंडिया की फ्लाइट्स में खलल डाला जाएगा, जिसके बाद पुणे और मुंबई के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इससे पहले लोकसभा में वजीर सनत अनंत गीते ने, जो शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, इस मामले में अशोक गजपति राजू से उलझ पड़े। संजय रावत ने यह भी कहा कि दहशतगर्द, रेपिस्ट और क्रिमिनल्स हवाई जहाजों में सफर कर सकते हैं, लेकिन गायकवाड नहीं।
शिवसेना के अरकान पार्लियामेंट ने शहरी हवाबाजी के वजीर अशोक गजपति राजू का घेराव किया और धमकी दी कि जब तक गायकवाड़ पर से पाबंदी नहीं हटाई जाती मुंबई से एयरलाइंस को उड़ने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले 0R के दौरान गायकवाड़ ने मुतालबा किया कि उस पर लगाई गई पाबंदी हटाई जाए। उसे बाज़ दूसरी अपोजिशन पार्टियों की भी तायद हासिल हुई। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि वो पार्लियामेंट से माफी मांग सकता है लेकिन एयरलाइन के मुलाजिम से माफी नहीं मांगेगा। क्रिकेट। पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन मिसबाउल हक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज उनकी आखिरी सीरीज होगी। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से बातचीत करते हुए मिसबाउल हक ने कहा कि वो कुछ अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे नोट पर उनका करियर खत्म हो। मिसबाउल हक ने 53 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की। इनमें से पाकिस्तान ने 24 टेस्ट मैचेस जीते और 18 हारे और 11 मैच ड्रॉ हुए। मिसबा की कप्तानी में ही पाकिस्तान पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 मकाम पर पहुंचा। टेस्ट क्रिकेट की सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी मिसबाउल हक के नाम है। इसके अलावा सबसे तेज रफ्तार सेंचुरी का रिकॉर्ड भी काफी वक्त तक सर विवियन रिचर्ड्स के साथ मिसबाउल हक के नाम रहा था, लेकिन बाद में यह रिकॉर्ड मैकुलम ने तोड़ दिया था। मिसबाउल हक पाकिस्तान की सरजमीन पर एक भी टेस्ट मैच में कप्तानी नहीं कर सके। उन्होंने जुमला 72 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 4,951 रन बनाए हैं, जिनमें 10 सेंचुरीज और 36 हाफ सेंचुरीज शामिल है। उन्होंने 162 वनडे और 39 T20 मैचेस भी खेले। मिसबाउल हक पाकिस्तान के सबसे कामयाब कैप्टन हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया के बारे में पत्ते खोलें। वॉशिंगटन की धमकियों के बाद रशिया ने किया अमेरिका को चैलेंज। बशार अल असद की मदद जारी रखने का ऐलान। सीरिया में दहशतगर्द इसराइल के मफादात के लिए लड़ रहे हैं। बशार अल असद ने लगाया इल्जाम, कहा सीरियन कौम के पास जीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फलस्तीनी नौजवान ने इस्राएली सिपाहियों पर गाड़ी चढ़ा दी, एक फौजी हलाक। इसराइल के साथ साजिश पर हमास ने 3 लोगों को फांसी दे दी। बरतानिया सऊदी अरब की मईशत सुधारने में मदद देगा। थेरेसा मे की शाह सलमान से मुलाकात। ब्रिटिश वजीर आजम को आला तरीन अवार्ड पेश किया गया। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक और धमाका। अस्त्रखान टाउन में फायरिंग का वाकया, 4 हलाक। कोरिया के इलाके में तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग की अहम मुलाकात। रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी नहीं हो रही है, आंग सान सूची का दावा। राखीन में मसाइल की बात मानी। बाबरी मस्जिद शहादत केस में अडवाणी के खिलाफ मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। मरकजी हुकूमत अलवार वाक़े के बारे में कुछ नहीं जानती। नकवी के बयान पर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस ने कहा बीजेपी और आरएसएस मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे सामने एयर इंडिया चीफ की औकात ही क्या है। गायकवाड़ वाक़े पर शिवसेना की ढिठाई। एनडीए मीटिंग के बॉयकॉट की धमकी। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।